जैन दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री अरविंदो जी के प्रारंभिक जीवन एवं उनके राजनीतिक विचारों की। चलिए स्टार्ट करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन से। तो 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता शहर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे जो पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के काफ़ी पक्षधर माने जाते थे। जब अरविंदो 7 वर्ष के हो गए तो उन्होंने उनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ रहकर उन्होंने पाश्चात्य दर्शन एवं वहाँ का जो साहित्य था उसका अध्ययन किया। श्री अरविंदो जी जब भारत वापस आए 1893 में, तो 1893 में वो 13 वर्ष तक बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासन उस समय हुआ करता था, उनके यहाँ रहकर उन्होंने उप प्रधानाचार्य के रूप में मात्र 750 रुपये में उन्होंने कार्य किया और वहीं रहकर उन्होंने संस्कृत भाषा एवं भारत के साहित्य का भी अध्ययन किया। इसीलिए कहा जाता है कि वो यूरोपीय दर्शन एवं भारतीय दर्शन दोनों के समन्वय को पसंद करते थे और दोनों के समन्वय पर वो अपना विचार रखा करते थे। इसलिए उन्होंने इसके समन्वय की दिशा में भी बहुत सारे प्रयास किए हैं। 1893 यदि आप देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ष रहा है। यदि आप इसमें बात करें तो 1893 को ही दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, 1893 को शिकागो गए थे विवेकानंद जी, 1893 को एनी बेसेंट भारत आई थी और 1893 को ही अरविंदो घोष भी वापस भारत आए थे। तो ये 1893 आप जो वर्ष है इसे ध्यान रखें। इसके बाद हुआ क्या कि वो बंगाल का विभाजन चल रहा था उस समय, तो उसके विरोध में इन्होंने क्या किया, काफ़ी तीव्र आंदोलन किया और अंग्रेज इनसे काफ़ी परेशान हो गए और इनको क्या किया गया कि अलीपुर जेल थी, अलीपुर जेल में इनको कैद करके रख दिया गया था। वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के विषय की इन्होंने क्या की, काफ़ी इन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया। वहाँ रहकर इन्होंने इसके विषय में काफ़ी अध्ययन किया और 1910 में उन्होंने सभी प्रकार की जो राजनीति थी उससे इन्होंने क्या कर लिया, त्याग कर दिया और आध्यात्म के मार्ग पर चले गए और जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर ये चलते रहे। तो इस तरीके से कुछ छोटी सी जानकारियाँ थी इनके विषय में जो आपको जानना जरूरी था। और इनकी यदि मृत्यु की बात करें तो 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक छोटा सा जीवन परिचय था इनका स्टार्टिंग का। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो आज का हमारा क्वेश्चन है कि अरविंदो जी के राजनीतिक विचारों को समझाइए या उनके विचारों को लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि अरविंदो के विषय में 3 पॉइंट ऐसे लिखिए जो कि 3 नंबर में आपको इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखा जा सकता है कि बहुमुखी विचारक, लेखक, कवि, दार्शनिक सम्राट एवं स्वतंत्रता सेनानी, पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका उनकी रचनाएं, आप इसमें लिख दीजिए द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट ऑफ वेद, सावित्री, ऐसे ऑन गीता और योग समन्वय। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट हो जाएगा। एक विशेष में आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में कार्य किया, प्रणेता ये कहे जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्र को इन्होंने माँ की संज्ञा दी थी और राष्ट्रवाद को धर्म के साथ जोड़ा था। तो 3 पॉइंट में आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। तो ये 3 मार्कर आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनके राजनीतिक विचारों की। तो कैसे लिखेंगे? यदि राजनीतिक विचार लिखने के लिए आ जाते हैं तो स्टार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। श्री अरविंदो दार्शनिक सम्राट होने के साथ साथ एक राष्ट्रवादी नेता थे। इसमें एक विचारक थे प्रोफेसर स्पीलबर्ग। स्पीलबर्ग के अनुसार क्या कहा है उन्होंने कि हमारे सामने अरस्तु, कांट, हीगेल आते हैं, परंतु इनमें से किसी भी दार्शनिक की प्रणाली इतनी सर्वांगीण नहीं है तथा किसी की दृष्टि ऐसी नहीं है जैसे अरविंदो की। तो ये प्रोफेसर स्पीलबर्ग ने अरविंदो जी के विषय में इस प्रकार कहा है, ठीक है। अगला पैरा कैसे लिखेंगे कि इनके राजनीतिक विचारों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। आइए देखते हैं कौन से बिंदु हो सकते हैं। सबसे पहला यदि मैं बात करूं तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। तो इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विषय में क्या बताया है? सबसे पहले तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की यदि बात करें तो
इन्होंने क्या किया था, दैवी राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आध्यात्मिकता के द्वारा इन्होंने दैवी राष्ट्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और राष्ट्र को माँ की संज्ञा दे दी थी। और इन्होंने कहा था कि यदि हमें देश को आज़ाद कराना है तो हमें अपनी माँ के उत्थान के लिए कार्य करना पड़ेगा और इसकी प्रगति के लिए हमें कार्य करना होगा, क्योंकि जब हम जागरूक होकर कार्य करेंगे तो यदि हम माँ की संज्ञा देते हैं राष्ट्र को, तो जो राष्ट्र के जो लोग होंगे वो एकजुट होकर धर्म के साथ मिलकर कार्य करेंगे और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया जा सकता है और भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है। तो इन्होंने दैवी राष्ट्रवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो ये आप ध्यान रखें। दूसरा देख लें, साइड में मैंने लिखा है एरो में कि देशभक्ति एवं आत्म उत्कर्ष हेतु इन्होंने धर्म और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वही नीचे भी मैंने लिख दिया है कि जनता को जागरूक कर स्वाधीनता हेतु कार्य किया। तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद में 2 से 3 पॉइंट लिखकर आप आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मानवतावाद से संबंधित विचार। मानवतावाद से संबंधित विचार में इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षा को भी जानते थे और भारत की शिक्षा को भी जानते थे, दोनों जगह का ये समन्वय चाहते थे। और इसमें डॉक्टर नागपाल के अनुसार उन्होंने कहा था कि विश्व एकता में विश्वास रखते थे। कौन? ये महर्षि अरविंदो जी, ये विश्व एकता में विश्वास रखते थे। और जब विश्व एकता में विश्वास रखते थे तो विश्व बंधुत्व की भावना भी इनके मन में काफ़ी होगी, जिसके कारण क्या होगा कि राज्य व देशों के बीच जो संघर्ष है वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा था कि विश्व संघ बनना चाहिए। विश्व संघ बनने से क्या होगा कि जितने भी देश हैं जिनमें आपस में विवाद हो रहा है उन विवादों का समाधान भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से विश्व संघ बनाने पर भी जोर दिया था। 3 पॉइंट इसमें भी आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लें स्वतंत्रता संबंधी विचार। तो स्वतंत्रता संबंधी विचार में इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। तो आप हेडिंग में ऊपर हेड में आप देख रहे हैं, इसमें एरो बना हुआ है जिसमें आप व्यक्ति के विकास से स्वतंत्रता महत्वपूर्ण, आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता आंतरिक रूप से भी होनी चाहिए और बाह्य रूप से भी होनी चाहिए, और व्यक्ति तभी स्वतंत्र रह सकता है आंतरिक और बाह्य रूप से जब राज्य का नियंत्रण कम से कम हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और इन्होंने बताया क्या था कि आंतरिक क्या होता है और बाह्य क्या होता है, उसको ध्यान दे लें एक बार कि मनुष्य भय, वासना, लाभ आदि से मुक्त होना चाहिए, आंतरिक स्वतंत्रता उसको हो। ठीक है, उसके अलावा यदि बाह्य स्वतंत्रता की बात करें तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में वो मुक्त हो, कोई भी कार्य कर सके, तो ये बाह्य स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने राज्य का नियंत्रण कम से कम हो का मतलब यह है कि जो शक्तियों का केंद्रीकरण इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे जब लोकतंत्र में बात होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लोकतंत्र से संबंधित विचार। लोकतंत्र से संबंधित विचार में उन्होंने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो विकेंद्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण पर उन्होंने जोर दिया था। जिस प्रकार गांधी जी ने जोर दिया था विकेंद्रीकरण पर, उसी प्रकार इन्होंने विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। और इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का तानाशाही रहित होना सही है, क्योंकि तानाशाही अगर हो जाएगा तो उसमें जो है समानता और स्वतंत्रता और जो आदर्श हैं हमारे राज्य के वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्होंने जो लोकतंत्र को तानाशाही होने से बचाने के लिए क्या कहा था कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र से संबंधित उन्होंने बता दिया। अभी देख लेते हैं साम्यवाद से संबंधित क्या विचार दिए इन्होंने। तो डॉक्टर वीपी शर्मा के अनुसार एक बात कही गई थी कि साम्यवाद को आध्यात्मिक बंधुत्व का संदेश देकर साम्यवाद एवं व्यक्तिवाद के समन्वय पर ये बात रखते थे और उनके विषय में कार्य करना चाहते थे। ठीक है, और समाज में आर्थिक समानता के ये पक्षधर थे, ये आप ध्यान रखें। और ये राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी को आर्थिक समानता प्राप्त हो। तो ये साम्यवाद से संबंधित विचार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग निष्कर्ष यदि लिखना हो हमें तो किस प्रकार लिखेंगे। तो उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वो महान राष्ट्रवादी एवं विचारक थे जिन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 2 से 3 लाइन में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन होगा जो मैंने लिखा है इसमें कि श्री अरविंदो के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो 150 शब्दों में लिखना होता है एथिक्स में।
6 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके आप धीरे धीरे देख लें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि यदि आप बार बार इधर उधर वीडियो में भटकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। 2 मिनट 3 मिनट में आप एक से दूसरे वीडियो में चले जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ मेहनत करते चलिए। जय हिंद।